और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालें इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को दी बड़ी सौगात। भावनगर में 34,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जम्मू के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। खेतों में जाकर खराब फसलों का किया निरीक्षण। बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए की गई घोषणाएं। कहा, केंद्र सरकार किसानों को आपदा से निकालेगी बाहर। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कृषि क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और किसान कल्याण योजनाओं पर की समीक्षा बैठक। कृषि मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बढ़ावा देने, किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने और कृषि उपकरणों पर जीएसटी में छूट के लाभों पर दी जानकारी। राजस्थान के डीग जिले में सेवा पर्व पखवाड़े के तहत ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन। शिविर में किसानों को राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का मिल रहा है लाभ। किसानों को दिया जा रहा है फार्मर आईडी कार्ड। हरियाणा के हिसार में रबी सीजन के लिए 21 और 22 सितंबर को कृषि मेले का किया जाएगा आयोजन। किसानों को नई तकनीकों से अवगत कराने, उन्नत बीज की जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग कृषि मेलों का कराता है आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के दौरे पर भावनगर में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में हिस्सा लिया और 34,200 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने इंदिरा डाक पर मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन करने के साथ ही पारादीप बंदरगाह पर नए कंटेनर बर्थ और कांडला में एक बहुउद्देशीय कार्गो बर्थ और ग्रीन बायोमेथनॉल संयंत्र सहित पटना व वाराणसी में जहाज मरम्मत सुविधाओं की आधारशिला रखी। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गुजरात के दौरे पर हैं और समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया और ख़ास बात ये रही कि 34,200 करोड़ रुपए की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और साथ ही आपको हम यहाँ ये भी बताते चलें कि इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित जो जनसमूह था उससे उन्होंने संबोधित भी किया और इंदिरा डाक पर मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन भी किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्र से समृद्धि की परियोजनाओं पर एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गुजरात दौरे पर हैं और इस वक्त आप देख रहे हैं कि वो एक प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देख रहे हैं। और आपको एक बार फिर से हम बता दें कि समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में जो हिस्सा लिया था उसी का एक हिस्सा है ये प्रदर्शनी जिसका वो अवलोकन कर रहे हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
और आइए आगे बढ़ते हैं और साथ ही बात कर लेते हैं डीडी न्यूज़ की खास सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री की, जिसमें डीडी न्यूज़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 सालों से जारी विभिन्न जन कल्याणकारी और लोकप्रिय योजनाओं का गहन विश्लेषण किया और उन योजनाओं का लेखा जोखा आपके सामने लेकर आया। इस कड़ी में आज बात पर्यावरण संरक्षण को लेकर पीएम मोदी की प्रतिबद्धता की। पर्यावरण को हरित और बेहतर बनाने के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत आज सिर्फ आगे ही नहीं बल्कि दुनिया को भी हरित राह दिखा रहा है। भारत की हजारों साल पुरानी संस्कृति में प्रकृति के साथ साथ प्रगति भी मौजूद है। इसी मंत्र को अपनाते हुए पीएम मोदी प्रगति के साथ प्रकृति संरक्षण पर जोर देते रहे हैं। पीएम मोदी की सोच परंपरा और आधुनिक समाधान का संगम है, जो याद दिलाती है कि असली विकास पर्यावरण संरक्षण के बिना संभव नहीं है। वैश्विक मंच पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहल की, जिसने स्वच्छ ऊर्जा के लिए देशों को जोड़ा। ग्लासगो में आयोजित 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में पीएम मोदी ने भारत के पंचामृत लक्ष्यों का अनावरण किया, जो साल 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का एक दूरदर्शी रोड मैप है। यह व्यापक रणनीति सतत विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है और भारत को हरित ऊर्जा की ओर वैश्विक परिवर्तन में अग्रणी बनाती है। Prime Minister Modi went and made this announcement of the Panchamrit, which is basically the 5 major announcements that India made, and one important part of it is that 50% of our total energy capacity would come from green energy. So that was a major commitment, that 50% would come from non-fossil fuels by the year 2030. विकास को धार देते हुए सतत विकास की दिशा में अग्रसर भारत 5 वर्ष पहले ही स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्यों को हासिल कर एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। साल 2070 तक जीरो उत्सर्जन के स्वनिर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, पीएम कुसुम, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसे कार्यक्रम स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन का वाहक बन रहे हैं। देश के भीतर नमामि गंगे परियोजना जैसी योजनाएं जीवनदायिनी नदियों को पुनर्जीवित कर रही हैं। वहीं हरित आवरण बढ़ाने के प्रयास को नई गति मिली है। हाल की पहल एक पेड़ मां के नाम हर नागरिकों को अपने मां के सम्मान में एक वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित करती है। यह छोटा सा कदम गहरा संदेश देता है। पेड़ों की देखभाल जीवन की देखभाल है। साल 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अभियान शुरू किया, जिसमें रोजमर्रा की जिंदगी में टिकाऊ आदतों को अपनाने का आह्वान किया गया। The Prime Minister was bringing to a minimum the use of single-use plastic. The whole movement of lifestyle for the environment, LIFE, again was announced globally by the Prime Minister in Glasgow at COP26. A completely brilliant idea which the Prime Minister had. कचरा कम करने से लेकर पर्यावरण मित्र विकल्प चुनने तक यह पहल भारत की प्रकृति के साथ सामंजस्य की सनातन भावना को दर्शाती है। इन प्रयासों से प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पर्यावरणीय सोच को नई परिभाषा दी है, चुनौतियों को अवसर में बदला है और देश को हरित विकास और सतत जीवन शैली में वैश्विक नेतृत्व दिलाया है। 21वीं सदी का भारत जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक बहुत स्पष्ट रोड मैप के साथ आगे बढ़ रहा है। और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को जम्मू के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री ने बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए कई घोषणाएं की। उन्होंने ग्राम बडियाल ब्राह्मण RS-पुरा जम्मू में बाढ़ प्रभावित किसान भाई बहनों के साथ संवाद करते हुए कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आपदा से किसानों को बाहर निकालेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि गृह मंत्रालय, जल शक्ति विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि मंत्रालय सहित सभी विभागों की टीमें यहां आई हैं। सभी टीमों ने सर्वे किया है और टीमें अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। नुकसान का आंकलन चल रहा है। राज्य सरकार का ज्ञापन आएगा, इसके बाद हम राहत देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। शिवराज ने खेतों में जाकर खराब फसलों का निरीक्षण किया, किसानों की समस्या सुनी और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।
उन्होंने कहा कि संकट बड़ा है और जब फसलें बर्बाद होती हैं तो केवल फसलें बर्बाद नहीं होती हैं, किसान की जिंदगी भी बर्बाद होती है। शिवराज सिंह ने कहा कि मनरेगा की मजदूरी 100 दिन की होती है। हम राज्य सरकार से अनुरोध करेंगे कि 150 दिन की मजदूरी दी जाए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि की एक किश्त हम तुरंत जम्मू कश्मीर के किसानों के खातों में डालेंगे। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने शुक्रवार को कृषि भवन के सभागार में कृषि क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और किसान कल्याण योजनाओं पर विस्तृत समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की अद्यतन स्थिति और उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बढ़ावा देने और विकसित कृषि संकल्प अभियान रबी 2025 के माध्यम से किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने और कृषि उपकरणों पर जीएसटी में छूट के लाभों पर भी जानकारी दी। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। गौरतलब है कि कृषि क्षेत्र के लिए अब तक 3193.50 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की जा चुकी है, जिसमें से 1784.42 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस व्यय की गति को बढ़ाया जाए ताकि किसानों को इसका लाभ समय पर मिल सके। उर्वरक की उपलब्धता और वितरण के संबंध में उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इस वर्ष 21.07 लाख किसानों ने अपनी फसलों का बीमा कराया है। राजस्थान के डीग जिले में सेवा पर्व पखवाड़े के तहत पानहोरी ग्राम पंचायत में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में किसानों को राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इसी कड़ी में किसानों की फार्मर आईडी के आवेदन स्वीकृत कर फार्मर आईडी जनरेट की जा रही है। खाद्य सुरक्षा योजना से निःशुल्क राशन मिलने से जरूरतमंद परिवारों की आर्थिक मदद हो रही है। सरकार द्वारा चलाई जा रही वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत मिल रही पेंशन का वृद्धजन को लाभ मिल रहा है। जो है इस कैंप में आकर के संबंधित विभाग से संपर्क कर सकता है, जिससे शिविर प्रभारी या हमसे संपर्क कर सकता है, शिविर प्रभारी संपर्क कर सकता है। विभिन्न योजनाएं हैं जैसे कि राजस्व विभाग से संबंधित हैं, किसान लंबित फार्मर रजिस्ट्री के मैटर हैं, या पुरेजात रिपोर्ट करवानी है, या मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने हैं, जाति प्रमाण पत्र बनवाने हैं, वो भी काम यहाँ पर किए जा रहे हैं। इसी तरह से ग्रामीण विकास विभाग की पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त गाँव ग्राम योजना है। किसानों को कृषि क्षेत्र की नई तकनीकों से अवगत कराने के साथ ही उन्हें उन्नत बीज एवं अन्य जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग द्वारा समय पर कृषि मेले का आयोजन किया जाता है। इस कड़ी में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में रबी सीजन के लिए कृषि मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले का आयोजन 21 और 22 सितंबर 2025 के दौरान 2 दिनों के लिए किया जा रहा है। इस वर्ष मेले का मुख्य विषय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन है। कृषि मेले में किसानों को विभिन्न कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त मशीनों की कीमत तथा इनके निर्माताओं की भी जानकारी प्रदान की जाएगी। मेले में किसानों को विश्वविद्यालय की ओर से सिफारिश की गई रबी फसलों के उन्नत बीज तथा बायो फर्टिलाइजर के अतिरिक्त कृषि साहित्य भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निश्चित उत्तर प्रदेश 2047 विजन कार्यक्रम के तहत कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला किसान मंजू कश्यप के एकीकृत फार्म और उत्पादित सिंघाड़े के बारे में संवाद किया तथा उनके द्वारा विकसित किए गए मॉडल की सराहना की। मोदी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरणों पर जीएसटी दरों को 12% से घटाकर 5% कर दिया है, जिससे ये उपकरण सस्ते हुए हैं और खेती की लागत में और कमी आएगी। जीएसटी का लाभ किसानों को सीधा मिले, इसके लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि उपकरण बनाने वाले निर्माताओं के साथ बैठक की। देश भर में किसान छोटे और सीमांत हों या बड़े काश्तकार, मोदी सरकार उनकी आमदनी और उत्पादन को बढ़ाने, लागत कम करने के लिए लगातार कई बड़े फैसले ले रही है।
केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास की नई दिशा में ट्रैक्टर सहित इससे जुड़े सभी उपकरणों पर जीएसटी दरों को कम किया है। कृषि यंत्रों पर भी जीएसटी की दरें जो पहले 18 और 12% थी, अब घटा के 5% कर दी गई है और ये घटी हुई दरें 22 सितंबर से लागू हो जाएगी। इसका लाभ सीधा किसान को मिलेगा। हमारा संकल्प है किसान की आमदनी बढ़ाना। उत्पादन बढ़ाने के लिए भी मशीनें जरूरी है। ट्रैक्टर हो, हार्वेस्टर हो, थ्रेसर हो, पावर टिलर हो, छोटी मशीनें हो, ये जरूरी है। लेकिन ये घटी हुई जीएसटी की दरों का लाभ सीधे किसान तक पहुंचे। 1800 सीसी तक के ट्रैक्टर्स पर जीएसटी 28 से घटाकर 5% किया गया है। टायर, ट्यूब, हाइड्रोलिक पंप और कल पुर्जे पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया गया है। स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई और कटाई मशीनरी पर जीएसटी 12 से घटाकर 5% कर किसानों को बड़ी राहत दी है। इससे किसानों की खरीद लागत कम होगी और सुविधा ज्यादा बढ़ेगी। 15 एचपी से अधिक शक्ति के डीजल इंजन और थ्रेसर पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% हुआ है। सौर ऊर्जा आधारित उपकरणों पर भी जीएसटी 12 से घटाकर 5% किया गया है। इससे सिंचाई लागत में कमी और किसानों को सीधी मदद मिलेगी। जीएसटी में रिफॉर्म हुए हैं, रेट कम हुए हैं, वो सीधा सीधा फायदा किसान को पहुंचे। उसका मतलब ये है कि किसान की जो आय है उसमें बढ़ोतरी हो। ये जो सरकार है वो पूरी तरह किसान हितैषी है और हम भी चाहते हैं कि किसान इसका पूरा फायदा ले। जब जीएसटी कम हो गया तो हर एक एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स की कीमत कट जाएगी और उसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। सराहनीय कदम है सरकार का कि जो जीएसटी कम किया है, दरें कम की हैं, एक टीम की तरह मिलकर के काम करेंगे और किसानों की आय दुगनी करने के लिए जो प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको पूरा करने में उनका पूरा सहयोग देंगे। मोदी सरकार का मकसद कृषि और किसानों को शुरू से ही तकनीक से जोड़ने और खेती में मशीनीकरण को बढ़ावा देने पर रहा है और इन पर जीएसटी दरों में भारी कमी कर किसानों को बड़ी राहत दी है। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में सेब के भाव में मजबूती रही। यहाँ 18 सितंबर को इसकी कीमत रही 6,000 रुपए, जो कि 19 सितंबर को 1,000 रुपए चढ़कर 7,000 रुपए पर पहुँच गई। वहीं पंजाब की लुधियाना मंडी में 18 सितंबर को सेब का भाव रहा 3,000 रुपए प्रति क्विंटल। 19 सितंबर को इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 3,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बना रहा। राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में इस दौरान सेब के भाव में नरमी का रुख रहा। यहाँ 19 सितंबर को इसका भाव 500 रुपए गिरकर 6,500 रुपए से 6,000 रुपए पर आ गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में 18 सितंबर को सेब की कीमत रही 6,860 रुपए, जो कि 19 सितंबर को 35 रुपए लुढ़क कर 6,825 रुपए हो गई। सेब के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक सेब के निर्यात में कमी आई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश से होने वाले सेब का निर्यात 21,852 मीट्रिक टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब का निर्यात 52,875 मीट्रिक टन का हुआ था। यानी साल 2023-24 के दौरान सेब के निर्यात में 31,023 मीट्रिक टन की कमी देखने को मिली है। बता दें कि भारत में सबसे ज्यादा सेब का निर्यात नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, कतर और मालदीव और ग्रीस के अलावा दूसरे कई और देशों को किया है। गुजरात की राजकोट मंडी में 18 सितंबर को लहसुन का भाव रहा 3,605 रुपए। 19 सितंबर को इसकी कीमत में 20 रुपए की बढ़त हुई और भाव हो गया 3,625 रुपए प्रति क्विंटल। इसी तरह हरियाणा की शाहाबाद मंडी में लहसुन के भाव में तेजी दर्ज की गई। 19 सितंबर को यहां इसका भाव 400 रुपए की बढ़त के बाद 4,000 रुपए से 4,400 रुपए पर पहुंच गया। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। यहां दोनों दिन यानी 18 और 19 सितंबर को इसका भाव 6,000 रुपए पर टिका रहा। राजस्थान की कोटा मंडी में लहसुन के भाव में गिरावट दर्ज की गई। यहाँ 18 सितंबर को इसका भाव रहा 5,800 रुपए, जो कि 19 सितंबर को 300 रुपए टूटकर 5,500 रुपए पर आ गया।
देश की बाकी मंडियों की बात करें तो शुक्रवार को मध्य प्रदेश की भोपाल मंडी में लहसुन का भाव रहा 2,300 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में लहसुन के सौदे 5,500 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में लहसुन का कारोबार 5,800 रुपए पर हुआ। लहसुन के निर्यात को देखें तो इस साल देश से होने वाले लहसुन के निर्यात में कमी देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड के ताजा आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि लहसुन का निर्यात साल 2024-25 में घटकर 43,959 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात रहा था 73,950 टन। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। झारखंड में साफ मौसम के दौरान मूली की बुवाई करना उचित रहेगा। सब्जियों की नर्सरी को सहारा देने का काम करें। वहीं पश्चिम बंगाल के पुराने जलोढ़ इलाके में पौधों को गिरने से बचाने के लिए सहारा देने या बांधने का काम करें। यहाँ के किसान सब्जियों के खेतों में जमा बारिश का फालतू पानी उचित तरीके से बाहर निकालें। ओडिशा की बात करें तो यहाँ के उत्तरी मध्य पठार क्षेत्र में धान, बाजरा, मूंग और मक्का के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। ओडिशा के उत्तर पूर्वी घाट इलाके में टमाटर, मिर्च, बैंगन और अन्य सब्जियों की नर्सरी को पॉलीथीन या प्लास्टिक शीट से कवर करने का काम करें। ओडिशा में पूर्वोत्तर घाट के ऊपरी हिस्सों में साफ मौसम के दौरान तैयार फसलों की कटाई कर लें। कटाई के बाद फसलों को सूखे और सुरक्षित स्थान पर रखें। गुजरात में धान के खेतों में 5 से 7 सेंटीमीटर जल स्तर बनाकर रखें। अरहर के खेतों में निराई गुड़ाई का काम करें। केले की जड़ों में उगी खरपतवार या घास को साफ करें। अरंडी, मक्का और सब्जियों के खेतों में भी निराई का काम करते रहें। धान, गन्ने और सब्जियों के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। बागानों में भी पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था जरूरी है। मध्य प्रदेश में दलहनी और तिलहनी फसलों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। सब्जियों के खेतों में भी फालतू पानी जमा न होने दें। केले और टमाटर के पौधों को सहारा देने का काम करें। बेलदार पौधों को भी सहारा और सही दिशा देना जरूरी है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है।
और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में केंद्र सरकार के स्वच्छता अभियान के तहत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान 5.0 चलाएगा। इसका उद्देश्य कार्यालयों की स्वच्छता बढ़ाना, समग्र कार्यस्थल वातावरण में सुधार करना और लंबित संदर्भों को कम करना है। आज अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस पर चेन्नई के मरीना बीच पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान का आयोजन भारतीय तटरक्षक बल के अधिकारियों ने किया। भारतीय वॉलीबॉल टीम के स्टार खिलाड़ी जेरोम विनीत ने भी इस अभियान में भाग लिया। फाइटर जेट मिग 21 की सेवा इस महीने की 26 तारीख को समाप्त हो जाएगी। वायुसेना ने मिग 21 के शानदार कार्यकाल को लेकर एक्स पर पोस्ट साझा किया। लेखा 6 दशकों की सेवा, साहस की अनगिनत कहानियां, एक युद्ध अश्व जिसने राष्ट्र के गौरव को आसमान में पहुंचाया। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों का खंडन करते हुए दावा किया कि किसी भी आम आदमी द्वारा ऑनलाइन वोटों को हटाया नहीं जा सकता। जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने आतंकी गतिविधियों से जुड़े एक मामले में कश्मीर के 7 जिलों में 8 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। CIK की ये कार्रवाई श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, पुलवामा और शोपियां में की जा रही है। राजधानी दिल्ली के कई स्कूलों को आज बम की धमकी भरे कॉल आए। इन कॉल्स के बाद बम निरोधक दस्तों के साथ पुलिस की टीमें स्कूल में पहुंच गईं। एहतियात के तौर पर छात्रों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।